सृजनात्मक लेखन के विविध आयाम में आज हम लेखन के विविध आयाम पढ़ेंगे। लेखन का संबंध मानव सभ्यता से जुड़ा है। जब आदमी के मन में अपने आप को अभिव्यक्त करने की ललक जगी होगी, तभी से लेखन की शुरुआत मानी जा सकती है। सवाल यह पैदा होता है कि हम क्यों लिखते हैं। कुछ लोग कहते हैं अपने मन को हल्का करने के लिए लिखते हैं, जैसा कि कविवर सुमित्रा नंदन पंत ने कहा, वियोगी होगा पहला कवि, आहा से उपजा होगा गान। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि हम तब लिखते हैं जब दुखी होते हैं, या तब जब ज़रूरत से ज़्यादा खुश होते हैं, या तब जब हम अपनी कोई ऐसी बात औरों के साथ बांटना चाहते हैं और जिसे लोग और नहीं जानते। लेखन की इन्हीं ज़रूरतों से साहित्य की भी उत्पत्ति होती है और पत्रकारिता की भी। इसलिए एक तरफ लेखन को नितांत व्यक्तिक अक्षरों में आत्मव्यक्ति माना जाता है, तो दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो यह कहते हैं कि लेखन दूसरों को बताए सुनाए बिना संभव ही नहीं। एक अमेरिकी अखबार ने 20 अलग अलग लेखकों से लेखन का अर्थ पूछा तो सब ने अलग अलग अर्थ बताया। हेनरी मिलर नामक उपन्यासकार ने कहा कि लेखन अपने आप में एक पुरस्कार है, तो महान उपन्यासकार फ्रेंच काफ्का का कहना था कि लेखन नितांत एकाकीपन है, अपने आप को तलाशने की कोशिश। एक और उपन्यासकार कार्लोस फुंटोस कहते हैं कि लेखन खामोशी के खिलाफ संघर्ष का नाम है। लेकिन ऐसे भी लेखक हैं जिनका मानना है कि लेखन संचार है, आत्मव्यक्ति नहीं। लेखन संचार है, आत्मव्यक्ति नहीं। कुछ लेखकों का यह भी मानना है। पत्रकारीय लेखन में हमने पढ़ा भी है कि साहित्य 2 प्रकार का होता है, ज्ञान का साहित्य और ऊर्जा का साहित्य। ज्ञान का साहित्य यानी वे तमाम विषय जिनसे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। मसलन इतिहास, भूगोल और ज्ञान विज्ञान की तमाम विद्याएं ज्ञान का साहित्य है, जिनका आधार सूचना या जानकारी ज्ञान होता है। जबकि ऊर्जा का साहित्य हमारी सृजनात्मक ऊर्जा को जगाता है, हमें सृजनात्मक स्तर पर ऊर्जास्वित करता है। मसलन कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास आदि। सृजनात्मक साहित्य का संबंध हमारे संवेगों से होता है, हमारी जानकारियाँ या सूचनाओं से नहीं होता है। इससे यह भी बात निकलती है कि जहाँ तक सृजनात्मक साहित्य का संबंध है, उसमें आत्मव्यक्ति प्रमुख कारक है, जबकि ज्ञान के साहित्य में आपके पास जो ज्ञान या जानकारी है उसे दूसरे तक पहुँचाना प्रमुख कारक होता है। तो सवाल यह है कि पत्रकारीय लेखन क्या है। पत्रकारिता में हम दोनों तरह के साहित्य को प्रकाशित करते हैं और अनेक बार कोई सूचना या जानकारी कोरी जानकारी न रहकर संवेगों में लिपट कर पाठक तक पहुंचती है। इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि पत्रकारिता विशुद्ध रूप से किस तरह का साहित्य है। कभी वह एकदम जानकारी भर होता है, तो कभी कविता कहानी से भी ज़्यादा सृजनात्मक। यदि हम अखबार के पन्नों पर छपने वाली सामग्री को भी इतिहास भूगोल की किताबों की तरह से लिखेंगे तो शायद वह बेहद उबाऊ हो जाएगा। फिर हम अपने अखबारों में कविता कहानी भी छापते हैं तो समसामयिक घटनाओं पर आधारित लेख और हर रोज घटने वाली घटनाओं का रोजाना मंचन भी करते हैं। जो भी है, जैसा कि हमारे संस्कृत ग्रंथ कहते हैं कि साहित्य में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह है सहहित का भाव। सबका हित चाहने वाला साहित्य होता है। इसके बिना सृजनात्मक लेखन संभव ही नहीं है, और ना पत्रकारीय लेखन भी। हम यह सृजनात्मक लेखन की बारीकियों में न जाकर पत्रकारीय लेखन तक ही अपने को सीमित रखेंगे। भले ही हम पत्रकारिता में हर तरह के साहित्य को प्रकाशित करते हैं, भले ही हम अपने रिपोर्टाज को, संस्मरणों को, रेखाचित्रों को सृजनात्मक बनाकर प्रकाशित करते हो, लेकिन वास्तव में वे हमारी जानकारी के परिक्षेत्र को ही बढ़ाते हैं। इसलिए उसे साहित्य नहीं, साहित्य का कच्चा माल कहा जाता है। अतः समग्रता में पत्रकारिता को ज्ञान का साहित्य ही माना जाएगा। प्रख्यात कथाकार कमलेश्वर ने एक बार रिपोर्ट और कहानी के फर्क को समझाने के लिए कहानी सुनाई।
एक बार एक राजा को कोई असाध्य बीमारी हुई। देश भर से वेद बुलाए गए और सबसे बड़े राजवेद ने बताया कि मानसरोवर के हंसों का मांस खिलाकर ही राजा को असाध्य बीमारी से बचाया जा सकता है। राजा को सिपाही मानसरोवर पहुंचे और तमाम लाव लश्कर के साथ फौजियों ने मोर्चा लिया और अपनी राइफलें ताने हुए सरोवर की तरफ निकले। उन्हें देखते ही हंस दूर भाग गए। ऐसा प्रतिदिन होता रहा। वे मानसरोवर जाते और हंस दूर भाग जाते। सिपाही निराश होकर अपने बेस कैंप में लौट आते। यहाँ तक वास्तविक कहानी है जिसे रिपोर्ट बनाकर अखबार के पन्नों पर छापा जा सकता है कि मानसरोवर से फौजी बैरंग लूटे गए। ये पत्रकारिता है। लेकिन कहानीकार यही चुप होकर नहीं बैठता। वह अपनी कल्पना को दौड़ाता है। कहानी यूं बनती है कि लगातार 7 दिन तक कदम ताल करने के बाद जब फौजियों को सफलता नहीं मिली तो एक दिन एक सिपाही के दिमाग में एक विचार आया और उसकी युक्ति काम कर गई। 8वें दिन फौजी हंसों का शिकार करने में कामयाब हो गए। कैसे? ऐसे कि 8वें दिन फौजी अपनी पारंपरिक वेश में बंदूक ताने न जाकर साधुओं के वेश में सरोवर के पास गए। और आज हंस उन्हें देखकर भागे नहीं, पास आकर दाना चुगने लगे और मौका देखते ही फौजियों ने उन्हें दबोच लिया। यानी हंसों के विश्वास का हनन करके वे अपने राजा को बचाने में कामयाब हुए। यह कहानी है जो हमें झकझोरती है, हमारे मर्म को स्पर्श करती है। पत्रकारिता कुछ समय के लिए करेगी, लेकिन जो कहानी है वो हमारे मन को स्पर्श करती है, हमारी छाप छोड़ जाती है हमेशा के लिए। जैसे भी कफन कहानी है प्रेमचंद की, आज भी अगर उसका नाम आता है तो हमारे झकझोर देते हैं, मन स्पर्शी हो जाता है हमारा। ठीक है, कहानी झकझोर देने वाली है हमेशा के लिए, लेकिन पत्रकारिता कुछ अक्षणों के लिए है। पत्र में जैसे मैंने पत्रकार लेखन के विद्रूप में बताया कि पत्र पत्रिकाओं में हम अनेक प्रकार की सामग्री प्रकाशित करते हैं। सबसे ज़्यादा तो खबरें ही छपती है। जाहिर है कि उन्हें लिखने का भी एक खास तरीका होता है। उसमें हम आमतौर पर सीधे साधे बिना किसी लाग लपेट के लिख देते हैं। उसमें भाषा को चिकनी चुपड़ी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर खबर भी कई किस्म की होती है, अर्थात कुछ खबरें ऐसी भी होती है जिन्हें मार्मिक भाषा में लिखना होता है, और यह सब रिपोर्टिंग वाले पर्चे में पढ़ेंगे। यहाँ हम उन्हीं विद्याओं को ले रहे हैं जो रिपोर्ट के इतर है और जिन्हें रूढ़ अर्थों में लेखन के रूप में मानते हैं। यानी वे विद्याएं जिन्हें अखबारों में नौकरी किए बिना भी लिखा और छपवाया जा सकता है। इनमें कुछ रूपों को हम यहाँ भी उल्लेख कर सकते हैं। फीचर क्या है? मोटे तौर पर समाचार पत्रों में खबर के इतर जो कुछ छपता है वह फीचर की परिधि में आता है। और यह भी कहा जा सकता है कि समाचार पत्रों में जो बड़े आलेख छपते हैं वे फीचर कहलाते हैं। लेकिन यहाँ हम विषय का कुछ और परिसीमन करते हुए फीचर के उसी अर्थ को लेते हैं जहाँ से उसकी शुरुआत हुई है। एक और लेखक कहते हैं कि मानव की भावनाओं तथा मन को उत्प्रेरित करने वाला लेख फीचर कहलाता है, और एक और लेखक के शब्दों में मनोरंजक ढंग से लिखे गए लेख को फीचर कहते हैं। जेम्स लेविस के शब्दों में फीचर समाचारों को नया आयाम देता है, उनका परीक्षण करता है, विश्लेषण करता है तथा उन पर नए ढंग से प्रकाश डालता है। फीचर के भी अनेक रूप होते हैं, उनके अलग से परिशिष्ट छुपते हैं। रोज बरोज अखबारों के पन्नों से खबरों के बीच भी वे छपते हैं। कुछ स्थायी किस्म के फीचर होते हैं तो कोई एकदम सामयिक किस्म के फीचर। यहाँ मैं आपको तमाम किस्म के फीचरों की जानकारी दे रहा हूँ। सामान्य फीचर लोक रुचि की किसी भी सूचना या विवरण ऐसी श्रेणी में रखी जा सकती है, लेकिन उसे पढ़ने सुनाने में पाठकों की रुचि होनी चाहिए। उससे पाठकों की जानकारी संवेदना का दायरा बढ़ना चाहिए। किसी भी व्यक्ति स्थान के बारे में हो सकता है, किसी त्योहार उत्सव महोत्सव कार्यक्रम के बारे में फीचर हो सकता है। ऐसे समाजों जनजातियों रीति रिवाजों के बारे में फीचर बन सकता है जिनके बारे में लोग नहीं जानते या जिसमें जनता की दिलचस्पी होती है। मसलन बस्तर संथाल परगना के आदिवासियों की जीवन शैली हमेशा ही फीचर का विषय बनती रही है।